अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ये सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं इसको, और इसका नाम है फ्रेस्को। कैप्लन एग्ज़ाम किट में ये अवेलेबल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है वो इसकी एडजस्टमेंट्स को और इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं। अजम्पशन मेरी ये है कि आप एक मरतबा इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को पूरा एक मरतबा पढ़ लेंगे और फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। लेकिन हम साथ साथ जो है वो हर चीज़ को देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर फ्रेस्को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x2। मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दिया, फ्रेस्को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन द कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x2 एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर फ्रेस्को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x2। तो मैंने यहाँ पर जो है ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट जो है ये भी आपको बना के जो है वो दे दिया। फ्रेस्को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20x2। ओके, फॉर्मेट मैंने बना दिया है। अगेन टाइम सेव होगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका कार ये किस तरीके से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ ली है, ठीक है। अब हम जो है वो क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स को जो है वो हमने परफॉर्म करना है पहले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। देखिए, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ट्रायल बैलेंस में, आप उसको एज इट इज़ जो है वो लिखेंगे जिस भी जगह पे वो फिट इन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास इक्विटी शेयर है। अब देखिए, इस सवाल में हमें पता है कि रिक्वायरमेंट एसपीएल ओसीआई है और हमारे पास एसओसीई है। इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, ये हमारे पास जो तीन आइटम है ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के आइटम है। तो हमने यहाँ पर इसकी देखिए हेडिंग बना दी है, आप देख सकते हैं, शेयर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए, इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट, ये एसेट है, ये एसओएफपी में आता है, एसओएफपी रिक्वायर्ड नहीं है। लीज और प्रॉपर्टी एसेट है, एसओएफपी रिक्वायर्ड नहीं है। प्लान एंड इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास जो है वो एसओएफपी में आता है। डेफर्ड टैक्स हमारे पास लाइबिलिटीज़ में आता है, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। रेवेन्यू एसपीएल में आएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लीज़ पेमेंट्स हमारे पास, लीज़ लाइबिलिटी जो आती है वो एसओएफपी में आती है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन, ये मैंने दोनों लिखी है यहाँ पर। बैंक इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास है। करंट टैक्स हमारे पास, टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, और ये सस्पेंस अकाउंट है। अच्छा, इसमें एक बात अब याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट है, इससे रिलेटेड कोई गेन लॉस होगा एसपीएल में जाएगा। लीज और प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, एसपीएल में जाएगी। इससे रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन होगी तो वो ओसीआई में जाएगी। प्लान एंड इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। डेफर टैक्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन डेफर टैक्स लाइबिलिटी आपका टैक्स एक्सपेंस में जाएगा। और लीज पेमेंट्स, इसके ऊपर फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास आएगी, डेप्रिसिएशन आएगी। सस्पेंस, करंट टैक्स हमारे पास लाइबिलिटी है, लेकिन करंट टैक्स एक्सपेंस में भी जो है वो हमारे पास आता है। देखना पड़ेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नीचे क्या दी है। आप ये सारे आइटम्स जो है वो पहले लिख लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को बिल्कुल स्क्रैच से वीडियो चाहिए कि जी नहीं, मुझे जैसे ये मैंने फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं या मैंने आपके सामने देख लें, मैंने एंट्रीज़ या वर्किंग्स परफॉर्म करके रखी होती हैं, मैं आपके सामने सिर्फ अमाउंट पुट करता हूँ ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए, टाइम सेव करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल स्क्रैच से वीडियो चाहिए कि जी ज़ीरो से क्वेश्चन करके दिखाएं, तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो थोड़ी सी लेंथी होगी। खैर, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन की जो है वो उस पर जाऊँगा एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1 वो कहता है द सस्पेंस अकाउंट हमें नज़र आ रहा है जनाब। द सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट for cash received for a fully subscribed right issue of equity shares made on 1st Jan 20x2. The terms of the share issue were 1 new share for every 5 share held at a price of 75 cents each. Okay, so यहाँ पर हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारे पास ये है, वो कह रहा है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट उसने शो किया हुआ है 13,500 का, और वो कहता है कि सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट
फॉर कैश रिसीव फॉर अ फुल्ली सब्सक्राइब राइट इशू। पहले तो यहाँ पर हम राइट इशू की एंट्री करेंगे। राइट इशू की एंट्री क्या होती है, आप कैश को जो है वो डेबिट करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होता है और शेयर प्रीमियम जो है वो आपका क्रेडिट होता है। कैश आप डेबिट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय इशूड प्राइस, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा रखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू, और प्रीमियम जो है वो क्रेडिट होता है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम। ठीक है जी। सो ये हमारी ओरिजिनल एंट्री जो है वो बनती थी। हमने कितने शेयर्स जो है वो इशू किए हैं हमने ये देखना है। हमने जो है वो इशू किए, द टर्म्स ऑफ द शेयर्स इशू वर 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, 1 न्यू शेयर। तो देखिए हमारे पास जो है, पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पुरानी डिटेल क्या है। हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना था पुराना, इक्विटी शेयर ऑफ 50 सेंट्स। देखिए नॉमिनल वैल्यू जो है हमारे पास है 50 सेंट्स है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास जो इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है वो 45,000 है। हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 0.50। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 90,000 आ गए। अब हमारा राइट इशू कैसे आएगा, देखिए हमारे पास रेशो जो है वो 1:5 है। सो इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, 18,000 का राइट इशू हो रहा है, और राइट प्राइस आपके पास क्या है 75 सेंट्स। ओके, सो ओरिजिनल एंट्री करते हैं पहले, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, 13,500 से कैश को डेबिट होना चाहिए था, इज इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, 9,000 से ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए था, एंड शेयर प्रीमियम अब मल्टीप्लाई कर लें, अब इसको यार सब्ट्रैक्शन कर लें, जैसे मर्जी कर लें, मल्टीप्लाई 0.25, सो 4,500 से ये मेरी ओरिजिनल एंट्री बनती है। सो दिस इज़ माय ओरिजिनल एंट्री। लेकिन मैंने क्या एंट्री कर दी, मैंने 13,500 से जो है वो कैश डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट कर दिया। अब मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, सस्पेंस क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, सस्पेंस को डेबिट कर दूंगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को क्रेडिट होना चाहिए था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। सो इज इक्वल टू 13,500 से आपने ये डेबिट कर दिया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को 9,000 से क्रेडिट कर दिया, और शेयर प्रीमियम को 4,500 से क्रेडिट कर दिया। हमारी वर्किंग नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, अब वर्किंग नंबर 1 कंप्लीट हो गई है, हमारे पास अब वर्किंग नंबर 2 है जी। ओके, सबसे पहली चीज़ एसेट्स के बारे में बात हो रही है। वो कहता है टू रिफ्लेक्ट अ मार्क्ड इंक्रीज इन प्रॉपर्टीज प्राइसेस, फ्रेस्को डिसाइडेड टू रिवैल्यूएशन का जिक्र हो रहा है ऑन 1 अप्रैल। देखिए डेट ऑफ परचेज तो हमें इस सवाल में गिवन नहीं है कि हमने एसेट्स को कब परचेज किया था, लेकिन हम डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जो है ना वो हमें बताइए 1 अप्रैल 20x1 को जो है रिवैल्यूएशन हो रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, कॉस्ट क्या है हमारे पास। ये देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी 12 ईयर्स, ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट है 48,000। ओके, सो 48,000 इज़ द कॉस्ट। ओके, हमने इसको डेप्रिशिएट कितना कर लिया, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन ऑफ लीज प्रॉपर्टी एट 1 अप्रैल 20x1 16,000 से ये ऑलरेडी डेप्रिशिएट जो है वो हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 1 अप्रैल 20x1 के ऊपर कितनी आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू 48,000। ये मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट पेपर में फार्मूले के तहत लिखेंगे इसको। ठीक है, जैसे भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 32,000 जो है वो इसकी वैल्यू है एट 1 अप्रैल 20x1। अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, वो कहता है द डायरेक्टर्स एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट सर्वेयर हु वैल्यूड द लीज प्रॉपर्टी एट 36 मिलियन। 36 मिलियन का मतलब कितना है, 36,000। ठीक है, 4 मिलियन, देखें रीवैल्यूड अमाउंट इज ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट, सो इट्स नोन एज रीवैल्यूएशन गेन। 4,000 का आपके पास जो है वो गेन आया। ठीक है, और गेन की एंट्री क्या होती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी को जो है वो हम डेबिट करेंगे। ओके, 4,000 से, और रिवैल्यूएशन रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे 4,000 से। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था यू आर नॉट सपोज टू परफॉर्म द एंट्रीज, लेकिन मैं एंट्रीज हमेशा इसलिए करता हूँ ताकि मुझे इसके इफेक्ट्स याद रहें कि कौन सी चीज़ कहाँ लेके जानी है मैंने। अब मुझे यहाँ पर बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मैंने एसेट को डेबिट करना है, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट करना है। ये दोनों इफेक्ट SPL में, इसमें OCI में आएगा ये इफेक्ट, इसका एक इफेक्ट जो है वो SOFP में भी आएगा, और इसका इफेक्ट जो है वो
स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में आएगा। तो मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी, मुझसे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। प्रॉपर तरीका कहाँ करने का है ये, इसी तरीके से आप लोग कीजिए। अच्छा, हमारे पास लाइफ का कुछ हिसाब किताब जो है उसने बताया है, द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द लीज प्रॉपर्टी इज़ 8 ईयर्स। ओके, यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन टर्म्स ऑफ ईयर्स 8 आगे हमारे पास। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कितना आएगा, देखिए हमने जो है वो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि हमने जो है वो डिवाइड करना है जो अब नई वैल्यू है 36,000 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो 4500 जो है वो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। अब हमारे पास जो है वो कॉस्ट जो है वो आपके पास, अच्छा ये मैंने जो है वो एक और तरीके से भी जो है वो आपको चीज़ जो है वो करके दिखाई है। कॉस्ट एज पर ट्रायल बैलेंस, आप इसको जो है डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक अप्रोच है करने की, कोई इतना मसला नहीं है। 48,000 एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन 16,000, कैरिंग अमाउंट 48 माइनस 16 32,000, रीवैल्यूड अमाउंट 36,000, और हमारे पास ये भी एक तरीका है करने का, डजेंट मैटर, जैसे मर्ज़ी आप करें इसको, जो आपको पसंद आता है तरीका कार, ठीक है। डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देते हैं, कर दी एंट्री 4500 से, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये एंट्री हो गई। और अब ट्रांसफ़र ऑफ एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात होती है। वो कहता है फ्रेस्को मेक्स एन एनुअल ट्रांसफर टू रिटेन प्रॉफिट्स टू रिफ्लेक्ट द रियलाइजेशन ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस। वो एक्सेस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर रहा है रिटेन्ड अर्निंग से रिवैल्यूएशन रिजर्व में। सो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, इसकी अकाउंटिंग एंट्री हमारे पास होगी रिवैल्यूएशन रिजर्व हम डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से, एक्सेस डेप्रिसिएशन से। अब एक्सेस डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, सिंपल आसान सा काम है, रिवैल्यूएशन गेन को आप डिवाइड कर दें यूजफुल लाइफ से 500 से। दोबारा सुन लीजिए, जो आपके पास रिवैल्यूएशन गेन आया है विच इज़ 4000, इसको आप डिवाइड कर दें 8 ईयर से, जो आपके पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो आपके पास एक्सेस डेप्रिसिएशन जो आ जाएगी, और ये आपके पास वर्किंग कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट वन, राइट ऑफ यूज़ की वर्किंग है हमारे पास। ओके, ये देखिए जी, ऑन 1 April 2000 फ्रेस्को एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट अंडर लीज एग्रीमेंट दैट हैड एन इम्प्लिसिट फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 10% पर एनम। सो फाइनेंस कॉस्ट 10%, एमोटाइज कॉस्ट के ऊपर इसको हम रखेंगे। द लीज पेमेंट्स इन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट एन इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट कितने का हो रहा है, 2000 का, आप बैंक को क्रेडिट करेंगे, ये आपका इनिशियल डिपॉजिट है, आप 2000 से बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ऑन 1 April द फर्स्ट एनुअल रेंटल ऑफ 6 मिलियन, 6 मिलियन का जी लीज रेंटल आप पे करें, तो लीज रेंटल्स जो है आपके पास कैश पेड में आ जाएंगे। इसको आप -6000 लिख दीजिए, यहाँ पर भी -6000 लिख दीजिए, यहाँ पर भी। अब आप कहेंगे जी कि मैंने 2 साल का डाटा क्यों बनाया, देखिए आपका जो अकाउंटिंग पीरियड चल रहा है वो 20x2 है, लेकिन आप अगले साल का डाटा भी बनाएंगे ताकि आपको करंट और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में जो पता लग जाए। आपने हमेशा ये करना है कि आप जिस ईयर का भी जो है वो आप वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं लीज़ में, राइट ऑफ यूज़ में, आपने एक एडिशनल साल की भी वर्किंग करनी है ताकि आपको करंट लायबिलिटी के बारे में जो है पता लग जाए। आपसे 20x2 की वर्किंग करवाई जा रही है, लेकिन आपने 20x3 की वर्किंग भी परफॉर्म करनी है। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ पूरी वर्किंग परफॉर्म। अच्छा, उसके बाद वो कहता है द लीज एग्रीमेंट रिक्वायर्स फर्दर एनुअल पेमेंट्स ऑफ 6 मिलियन ऑन 31 मार्च ईच ईयर। 31 मार्च ईच ईयर एरियर है जी, लीज रेंटल्स जो हैं वो आपके जो पे हो रहे हैं वो एरियर्स में पे हो रहे हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पता होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ लीज रेंटल्स या लीज पेमेंट, लीज रेंटल्स जो है वो आपके पास एरियर्स में है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपके पास जो है वो एडवांस में भी हो सकते हैं। लीज रेंटल यहाँ पर एरियर में है, तो इसका जो आपका फॉर्मेट है वो डिफरेंट बनेगा। अगर ये एडवांस में होगा तो इसका फॉर्मेट डिफरेंट बनेगा। प्रेजेंट वैल्यू कितनी जी, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स एक्सक्लूडिंग द इनिशियल डिपॉजिट, एक्सक्लूडिंग द इनिशियल डिपॉजिट वाज 23 मिलियन। सो लीज लायबिलिटी को जो है वो आप 23,000 से क्रेडिट करेंगे। राइट ऑफ यूज़ जो आपका रिकॉर्ड होगा वो 25,000 से रिकॉर्ड होगा। देखिए आप ये देख रहे होंगे 24A 24C, और ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स के पैराग्राफ हैं जिसमें आपको ये बताता है कि वो राइट ऑफ यूज़ जो है वो हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। राइट ऑफ यूज़ में 4 चीज़ें जो होती हैं उसकी बेस के ऊपर हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स हैं
दैट इज़ 23,000 एंड जो हमने इनिशियल डिपॉजिट किया था लीज़ को हासिल करने के लिए वो आपने क्रेडिट करना है और इन दोनों का सम करके 25,000 से राइट ऑफ यूज़ को डेबिट कर देना है, ठीक है। अब हम इसका स्केड्यूल बनाएंगे, हमारे पास जो है वो 23,000 आ जाएगा, उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट 10%, 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.10, 2300 हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी इज़ इक्वल टू 23,000 प्लस 2300 प्लस 6,000, इसी को नीचे आप ट्रैक कर दें, ठीक है, इज़ इक्वल टू 19,300, मैं इसको ट्रैक नहीं करूँगा, मेरी फॉर्मेटिंग ख़राब हो जाती है सारी। ओके, सो 19,300 जो है हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी है इज़ इक्वल टू 19,300 इंटू 0.10, 1930, 600, इसको मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, 15230। ओके, नाउ व्हाट आर द एक्सट्रैक्ट्स? नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज़ इज इक्वल टू राइट ऑफ यूज़ 25,000 डिवाइड बाय लीज टर्म। लीज टर्म कितनी जी हमारे पास? हमें उसने कोई बताया था, हमें उसने कोई टाइम ड्यूरेशन जो है वो बताई होगी, ये देखिए यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा, Fresco acquired an item of plant under lease agreement that has implicit the lease payments the lease agreement require further annual payments of on 31st May for next 4 years। देखिए for next 4 years, for next 4 years का मतलब ये है कि अगले 4 साल भी आपने पेमेंट करनी है। इसका मतलब है टोटल जो लीज टर्म है आपकी वो 5 years की है। सो आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5,000 आंसर आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट आपके पास जो है वो 2300 आ जाएगी। राइट ऑफ यूज़ जो है, अच्छा ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस सवाल में एसओएफपी रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी लर्निंग हो जाए। 25,000 आ जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 आपके पास जो है वो आ जाएगी। और अच्छा ये सवाल में 20x2 है, ये असल में सवाल को थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई किया था, डजेंट मैटर, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है ये। और हमारे पास जो है वो कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 25,000, इसको माइनस करूँगा मैं, ठीक है, 20,000 आ जाएगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री 5,000 से हम करेंगे, नेगेटिव में आ रही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं थी, ये एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सबको पता है डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। 19,300 जो है वो आपकी टोटल लायबिलिटी है, 15,230 आपकी जो है ईयर 2 के ऊपर लायबिलिटी है। सो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी जो हो जाएगी वो 15230 हो जाएगी, और 19,300 माइनस 15,230, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपकी जो है वो करंट लायबिलिटी हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पर, 19,300 माइनस 15230। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, वी आर डन। नेक्स्ट वन, ओन प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 47,500। इसकी सॉरी डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई आपको, ये आपके पास डेट ऑफ परचेज जो है वो आपको नहीं दी गई। मैं डेट ऑफ परचेज के बारे में इसलिए कंसर्न हूँ कि कोई पॉलिसी वगैरह या प्रो रेटा का चक्कर ना हो, आपको मंथली बेसिस के ऊपर डेप्रिशिएट ना करना हो, इसलिए करता हूँ। ऑलरेडी आपने जो है वो कितना डेप्रिशिएट कर दिया है? ऑलरेडी आपने 33,500 जो है वो डेप्रिशिएट कर दिया है। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 47,500 प्लस 33, 14,000 आपके पास नेट बुक वैल्यू है। आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? देखें, गिवन है प्लांट एंड इक्विपमेंट अदर देन लीज एसेट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 14,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.20 से, 2800 इज माई डेप्रिसिएशन। नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई? 14,000 माइनस 2800, ठीक है जी। 11,200 आपकी जो कैरिंग अमाउंट आएगी। अगेन ये सवाल चेंज किया गया है, पहले इसकी डेट और थी, अभी इसकी डेट चेंज कर दी है। डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें 2800 ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास जो है नो डेप्रिसिएशन और amortization हैज़ येट बीन चार्ज ऑन एनी नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन एंड amortization आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज कर रही है, कोई मसला नहीं है। ये देखिए एक वर्किंग मैंने ओपन कर दिया, ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ था इसलिए सब कुछ आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो ट्रायल बैलेंस में हमें दी हुई है वो कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास ट्रायल में 298,700,
298700। इसमें हम डेप्रिसिएशन लीज होल्ड की, ओन प्लांट की और राइट ऑफ यूज़ की डालेंगे। ये लिंक की हुई थी इसलिए खुद ब खुद आ गई। सो 3,11,000 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ गया। और फाइनेंस कॉस्ट जो है लीज़ के ऊपर जो आपके पास बन रही है राइट ऑफ यूज़ के ऊपर, वो 2300 है। मैंने ये भी साइड पे लिख दिया। ये 2 वर्किंग्स आपकी कंप्लीट है। नेक्स्ट वन, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वर्किंग रह गई, एक फ्रॉड की और एक टैक्स की। फ्रॉड क्या हुआ है जी, पढ़ता हूँ मैं आपके सामने। वो कहता है इन मार्च, सॉरी 3 रहती हैं। इन मार्च 2006 फ्रेस्को इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड अ फ्रॉड, IAS 8 लगेगा यहाँ पर। Fraud committed by the credit controller who did not return from a foreign business trip. The outcome of the fraud is that 4 million of the trade received have been stolen, okay, by the credit controller and are not recoverable. Of this amount, 1 million relates to the year ended 31st March 2006. पिछले साल से रिलेटेड आपके पास 1 मिलियन के रिसीवेबल्स हैं। आपने अपने रिसीवेबल्स को अब जो है वो स्टेटमेंट से रिमूव करना है, तो रिसीवेबल्स को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब रिसीवेबल्स का टोटल तो देखें, आपका एक जो रिसीवेबल स्टॉलन है वो है 1 मिलियन का, जो कि पिछले साल से रिलेटेड है। तो अगर पिछले साल से रिलेटेड जो है वो अगर आपने फ्रॉड कैच किया है तो वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है प्रायर पीरियड एरर की सेंस में। कहने का मतलब ये आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। 4 मिलियन के रिसीवेबल्स जो है वो चोरी हो गए हैं, बंदा जो है भाग गया है और फॉरेन बिजनेस ट्रिप से वापस नहीं आया। इन अदर वर्ड्स कहना वही चाह रहे हैं कि रिसीवेबल्स थे, रिसीवेबल्स ने पैसे दे दिए होंगे, आपने वो रिकवर कर लिए और आप वो पैसे लेके भाग गए, इस तरह की कोई स्टोरी है। तो वो पैसे जो है वो अब आपको जो है वो नहीं मिलने हैं। एक सेकेंड, दोबारा पढ़ते हैं इसको। फ्रेस्को इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड अ फ्रॉड कमिटेड बाय द क्रेडिट कंट्रोलर हु डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम ए फॉरेन बिजनेस ट्रिप। आपका जो क्रेडिट कंट्रोलर डिपार्टमेंट का बंदा था वो एक फॉरेन ट्रिप पे गया था, ठीक है, और वो अभी तक वापस नहीं आया। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने ये फ्रॉड जो है वो डिस्कवर किया। आउटकम फ्रॉड की ये थी कि 4 मिलियन के जो ट्रेड रिसीवेबल हैव बीन स्टोलन बाय, वो जो क्रेडिट कंट्रोलर था वो उसने 4 मिलियन के ट्रेड रिसीवेबल जो है वो चोरी किए हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसकी सेंस क्या बन रही होगी? इसकी सेंस ये बन रही होगी कि आपने 4 मिलियन जो है वो अपने क्रेडिट कस्टमर से पैसे लेने होंगे। ये जो क्रेडिट कंट्रोलर था इसने 4 मिलियन ले लिए होंगे, ठीक है, लेकिन इसने अपनी पॉकेट में रख लिए होंगे, इसने इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा, ठीक है। और अब वो बंदा वापस फॉरेन ट्रिप से नहीं आ रहा, इसलिए आप उस 4 मिलियन को जो है वो रिकवर नहीं कर सकते, क्रेडिट कंट्रोलर ने जो चोरी किए पैसे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक इन अदर वर्ड्स हम इसको बैड डेट ट्रीट करेंगे, इररिकवरेबल डेट ट्रीट करेंगे। इररिकवरेबल डेट की एंट्री क्या होती है, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट। हम एडमिन एक्सपेंस को इसको चार्ज करते हैं। अब ये टोटल एंट्री आपकी होनी चाहिए थी 4 मिलियन से, ठीक है, ये देखिए इस तरह ये एंट्री होगी। लेकिन इसमें इशू ये है कि इसमें 1 मिलियन का जो रिसीवेबल है वो पिछले साल से रिलेटेड है और 3 मिलियन का रिसीवेबल जो है वो इस साल से रिलेटेड है, और आप इसके अगेंस्ट इंश्योर्ड नहीं थे। तो इसका मतलब है कि आपके ये पैसे डूब गए, ये पैसे आपके गए। तो आप यहाँ पर जो है 3000 से ये एंट्री करेंगे, ये करंट ईयर की है क्योंकि आप इसको करंट ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और जो पिछले साल के रिसीवेबल्स आपने जो आपके चोरी हुए जो स्टॉलन थे उनको आप चार्ज करेंगे रिटेन अर्निंग्स को, और ये प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में परफॉर्म करेंगे, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, ये पिछले साल का जो है एडजस्टमेंट है तो इसको ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में हम एडजस्ट करेंगे। ये इस साल का एडजस्टमेंट है तो इसको हम इस साल के प्रॉफिट लॉस में चार्ज करेंगे। आई होप सो के बात समझ आ गई होगी आपको। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट सेकेंड लास्ट हमारे पास एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, फ्रेस्को इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द ईयर एंडेड शोज अ टैक्स रिफंड। टैक्स रिफंड बनता है जी आपका। नॉर्मली टैक्स क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, तो हम एंट्री करते हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और टैक्स पेएबल क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिफंड बन रहा है, आपका एसेट आ रहा है, ये रिसीवेबल आ रहा है, तो टैक्स रिसीवेबल या टैक्स रिफंड जो है इसको हम जो है वो डेबिट कर देंगे। करंट एसेट्स में हम इसको नॉर्मली जो है वो लिखते हैं, ओके। और करंट टैक्स एक्सपेंस हम क्रेडिट कर देंगे। ये कितनी अमाउंट से जी, ये 2.4 मिलियन से जो है वो हमने रिकॉर्ड करना है, तो 2400 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास अंडर प्रोविजन और ओवर प्रोविजन आपको कैसे बताती है, ट्रायल बैलेंस में आप जाएंगे, करंट टैक्स में देखेंगे, अगर डेबिट साइड पे है तो अंडर प्रोविजन है, क्रेडिट साइड पे तो ओवर प्रोविजन है।
अंडर प्रोविजन है ये 800 की, 800 की। उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस पुट करेंगे डेफर्ड टैक्स का। डेफर्ड टैक्स का ओपनिंग बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस से मिलेगा, हमें डेफर्ड टैक्स का बैलेंस चाहिए। ये देखिए 3200, ये हमारे पास डेफर्ड टैक्स का जो है वो ओपनिंग बैलेंस है 3200। ओके, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमने जो है कैलकुलेट करनी है। देखते हैं वो क्या कहता है। वो कहता है, अच्छा एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, मैं आपने मैंने पढ़ी नहीं नॉन करंट एसेट्स में। वो कहता है इन फ्रेस्कोस टैक्स ज्यूरिसडिक्शन द रिवैल्यूएशन डज नॉट गिव राइज टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अगर आप एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा जब आप डेफर्ड टैक्स की वर्किंग परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अब वो कहता है द बैलेंस ऑन द करंट टैक्स इन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स द अंडर और ओवर प्रोविजन। हमने कर लिया इसको ट्रीट। एट 31 मार्च फ्रेस्को हैज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 12 मिलियन के, 12 मिलियन के, रिक्वायरिंग अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करनी है 12 मिलियन के। आपके पास जो है वो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं 12 मिलियन, 12,000। रेट ऑफ टैक्स आपके पास 25% है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, सिंपल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25% से। ये आपके पास जो है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस है। इसको ओपनिंग से कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो है वो 200 नेगेटिव, यानी कि डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी। जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और हम जो है वो टैक्स एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे 200 से। इसको जो है वो आप माइनस साइन लगा दीजिए ताकि आपकी एंट्री जो है वो ठीक हो जाए। ये भी हो गया जी। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, द इन्वेस्टमेंट्स कौन सी, ये इन्वेस्टमेंट हमने ऊपर पढ़ी थी। इक्विटी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट 6000 की वैल्यू आ रही है जी एज पर ट्रायल बैलेंस। तो ये देखिए इक्विटी फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट टीबी स्टैंड्स फॉर ट्रायल बैलेंस, 6000 की वैल्यू है। वो कहता है इसकी वैल्यू 7.2 मिलियन होगी है। इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में रिपोर्टिंग डेट पे अब कितने पे आनी चाहिए, 7200 पे जो है वो आनी चाहिए, 7.2 मिलियन पे आनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास 1200 का गेन है। गेन की एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी और गेन जो है वो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपको मेंशन किया गया, आपको कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि ये इन्वेस्टमेंट को हम किसके ऊपर रख रहे हैं। तो अब आप इसको जो है इसका जो गेन लॉस है वो प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे। ओके, अब हमने सारी वर्किंग्स परफॉर्म कर ली है। अब हमें सवाल की ज़रूरत है क्योंकि हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे। सबसे पहले रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को क्या करना है, रेवेन्यू जो है हमारे पास जो है इस सवाल में एज इट इज़ आ जाएगा 350,000, कोई कॉम्प्लिकेशन, ये वर्किंग कोई नहीं थी ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग मैंने परफॉर्म करके रखी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की आएगी, ये देखिए 311,000। अच्छा ये फार्मूला ज़रा ध्यान से लगाइएगा, यहाँ पर इज़ इक्वल टू ऑल्ट इज़ इक्वल टू लगाएंगे आप, 39,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी 16,100। एडमिन जो है वो आपके पास एज इट इज़ नहीं आएगा, ठीक है। एडमिन में आपके पास जो गिवन है वैल्यू डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर दीजिए। इज़ इक्वल टू एडमिन एक्सपेंस कितने हैं, एडमिन है हमारे पास 26,900 प्लस वो जो इस साल का जो वो रिसीवेबल्स आपके स्टोलन थे। कहाँ गए वो, ये रहे। देखिए एंट्रीज का ये फ़ायदा होता है ना, एडमिन एक्सपेंस में डेबिट किया ये 3000। अगर आपने इसको समझना है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए ताकि आपको याद रहे। 26,900 ये गिवन थे, इसमें मैंने ऐड किया 3000 इस साल का जो आपके रिसीवेबल स्टोलन है, ठीक है। 26,920 ये हो गया। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 का गेन था, इज इक्वल टू ये आपके पास जो है वो गेन आ गया। गेन क्रेडिट हो रहा है 1200 से, ये लीजिए 1200 से। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 39,000। अच्छा इसको माइनस का साइन लगा देता हूँ मैं, एक मिनट, इज इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, और ये प्लस। अब हम इसको लगाते हैं फार्मूला। अब हमारा आंसर आएगा 44, नहीं ये आंसर इस तरह, एक मिनट, इसको तो ऐड करना है हमने, ये ऊपर वाली फिगर भी देंगे इसकी हम। 5800 का हमारे पास ये लॉस है, ये प्रॉफिट नहीं है जी, इसको हम लॉस बोलेंगे।
लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, गिवन कितनी है हमारे पास, गिवन हमारे पास है -300 माइनस वो जो आपके पास लीज के ऊपर आया था, कितना आया था लीज के ऊपर, ये आया था 2300। सो 2600 का आपके पास जो है वो फाइनेंस कॉस्ट है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लॉस और एक्सपेंस है 8400। टैक्स रिलीफ हमारे पास कितना है जी, हमने वर्किंग परफॉर्म की है सारी, हमारे पास जो है वो टैक्स रिलीफ किस तरह से आएगा। अब देखिए हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, मैं जिसकी वर्किंग करनी चाहिए थी। नंबर 1 जो आपके पास करंट टैक्स एक्सपेंस है, करंट टैक्स एक्सपेंस तो आपके पास कोई है नहीं, करंट टैक्स रिफंड है। सो आपके पास जो है इज़ इक्वल टू हमारे पास जो पहला है, आप देखें कि टैक्स एक्सपेंस को कहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया मैंने, सिंपल वो देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर आ जाएं, ये देखिए करंट टैक्स एक्सपेंस को मैंने क्रेडिट किया 2400 से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अंडर प्रोविज़न, ओके, अंडर प्रोविज़न हमारे पास 800 की है, और फिर हमारे पास जो है वो है 200 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। सो हमारे पास जो है वो एक्सपेंस आएगा 1800 पॉजिटिव। एक बार मैं आपको फिर लिख के दिखा देता हूँ, ये देखिए आपके पास जो करंट टैक्स रिफंड है, सवाल में मैं आपको बता देता हूँ, करंट टैक्स रिफंड जो है वो है 2.4 मिलियन का 2400, ये पॉजिटिव आएगा। वैसे एक्सपेंस नेगेटिव में आता है लेकिन ये रिफंड है तो ये पॉजिटिव आएगा। अंडर प्रोविजन आपका एक्सपेंस है, माइनस की फिगर में आएगा 800, और डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो है वो आपका प्लस आएगा। अगर ये इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता तो ये माइनस में आता, वो आपके पास कितना है 200, ये आपके पास इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। 2400 प्लस 200 2600 माइनस 800 1800। सो आपके पास लॉस आफ्टर टैक्स आ गया जी, कितना आ गया, इज इक्वल टू 8400 प्लस 1800 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन विच इज़ इक्वल टू 4000, ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पर कहीं पे, ये रहा 4000 का रिवैल्यूएशन गेन। सो हमारे पास जो नेट आंसर आया टोटल कॉम्प्रिहेंसिव 6600 प्लस 4000 2600 का हमारे पास टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आई। उसके बाद हमने बैलेंसेस देने हैं यहाँ से। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास है 45,000, शेयर प्रीमियम हमारे पास है 5,000, रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 5100, और रिवैल्यूएशन का 0 है। ऑल्ट इज इक्वल टू करेंगे, सम आ जाएगा 55,100। प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट करनी है हमने, कौन सी वाली करनी है, वो जो स्टोलन थे हमारे रिसीवेबल्स 1000 से, ये हमने रिटर्न इसको डेबिट किया था 1000 से। एंट्री करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता था कौन सी चीज़ कौन से हेड में आएगी। ओके, रिवाइज करें इसको जी, 5100 प्लस 1000, ये एज इट इज़ आ जाएगा सारा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी 54,100 आ जाएगा। ओके, सो राइट इशू हमारे पास हुआ था, राइट इशू हमारे पास कितने का हुआ था, राइट इशू में हमने ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को 9000 से जो है वो हमने क्रेडिट किया था, और शेयर प्रीमियम को 4500 से हमने क्रेडिट किया था। सो ये देखिए इससे रिटेन अर्निंग्स से कोई फ़र्क आएगा, नो, रिवैल्यूएशन पे आएगा फ़र्क, नो। अल्टीमेटली हमारे पास 13,500 टोटल इंक्रीज़ है, और बोनस इशू हमारे पास इस सवाल में नहीं है, मैंने इसलिए ली थी ताकि आपको याद रहे कि इसमें बोनस इशू जो है वो भी आता है, ठीक है। ज़रूरत नहीं थी वैसे इसकी, मैंने जानबूझ के सिर्फ आपकी समझ के लिए लिख दिया है, ठीक है। ओके, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है जी, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर का। प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे पास जो है वो आ रहा है इज़ इक्वल टू नहीं, माइनस का साइन तो लगा हुआ ऑलरेडी, ये देखिए -6600, ये हमारा रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, और रिवैल्यूएशन हमारे पास आ गई है 4000 की, ये दो चीज़ें आई। अल्टीमेटली जो इफेक्ट है वो वही जाएगा, देख लें आप, वो 2600 ही जाएगा, और वो नेगेटिव जाएगा क्योंकि वो हमारा लॉस था, ठीक है। अल्टीमेट इफेक्ट 2600 है वही आएगा। एक्सेस डेप्रिसिएशन की हमने एंट्री की थी इज़ इक्वल टू रिटेन अर्निंग्स आपकी क्रेडिट हो रही हैं, ये देखिए रिटेन अर्निंग्स को मैंने क्रेडिट किया तो ये ऐड हो जाएगा, और ये मेरे पास रिवैल्यूएशन जो है, एक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए
इस तरह से। सो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का टोटल 54,000, शेयर प्रीमियम का 9,500, रिटेन अर्निंग्स का 2,000 नेगेटिव और रिवैल्यूएशन का 3,500, 65,000 टोटल आ गया। नहीं जी, आपका ये सवाल कंप्लीट हो गया है। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये देखिए एट ए ग्लैंस अगर आप सवाल देखें, वेल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज क्वेश्चन है। तो मैंने फॉर्मेट बना के जो है वो अराउंड 35 मिनट्स में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आपको साथ साथ समझा भी रहा था। तो अगर आप भी थोड़ी इसके ऊपर एफर्ट करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह इसको 35 टू 45 मिनट्स के दरमियान सॉल्व कर लेंगे। आप इस पर कोई मज़ीद कमेंट करना हो या कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे जो है, या फिर आप जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं, अपना बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।